नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और हम सभी जिस बरस को विदा करने के लिए तैयार हैं वो एक इम्पेशंस का लेवल भी है कि 2020 में बहुत कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हैं जो हमें विचलित करने वाली भी हैं, हमें सोचने के लिए मजबूर करने वाली भी हैं। रिफ्लेक्शंस 2020 सीरीज में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 2020 से समझा क्या है, और इस समझ के दायरे को बढ़ाने के लिए जहां मैं भारत की राजधानी जा रहा हूं, तो वहां हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधीर बिष्ट। सुधीर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आप। नमस्कार जी। नमस्कार। और सुधीर जी एमबीए और कॉरपोरेट वर्ल्ड से होते हुए लेखक के रूप में भी अपनी एक इनकी पहचान है, इनका उपन्यास आ चुका है। इसके अलावा सुधीर जी पढ़ाते भी हैं और रेडिफ में इनके लिखे हुए जो कॉलम्स हैं वो बड़े चर्चित रहते हैं। तो सुधीर जी का जो अंतर्दृष्टि है या इंसाइट है, उसका लाभ हम लेंगे, और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम को और अधिक समृद्ध करने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गोविंद पारिक जी। गोविंद जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और गोविंद जी के साथ जो डॉक्टर है वो भी इन्होंने पीएचडी कुछ समय पूर्व की, तो कई बार मैं परिचय देते हुए इनका डॉक्टर भूल जाता हूँ, लेकिन आज नहीं, याद रखा है मैंने। और तो आपने जनसंपर्क के क्षेत्र में रेडियो टेलीविजन के अलावा सरकारी तंत्र में रहते हुए प्रचार के ऊपर आपका विशेष अ, एकाग्रता रही है। और बातचीत हम जनवरी 2020 से शुरू करते हैं। सुधीर जी, जब आप मुड़कर देखते हैं ये जो बरस बीता है रिफ्लेक्शंस को लेते हुए, तो आप टॉप 3 बातें ऐसी जिसको लगे आपको कि उनका उल्लेख प्राथमिक तौर पर आप करना चाहेंगे, कौन कौन सी बातें बताइए। अभी जो आपने सबसे पहले आपको धन्यवाद और सभी को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले जो स्वाभाविक रूप से जो आएगा सबके ज़ुबान पे आएगा तो जो वैश्विक महामारी ग्लोबल पैंडेमिक व्हिच इज़ कोविड-19। तो ये इस इससे सारी की सारी दुनिया त्रस्त हुई। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट इवेंट था, नेगेटिव इवेंट हो जाए। दूसरा जो एक भारतीय होने की दृष्टि से जो मेरे ज़हन में आएगा कि इस साल जो अटैक हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो चीन की तरफ से हमला हुआ और कैसे हमने उसका जवाब दिया और अपने टेरिटरीज़ को डिफेंड किया। और चीन एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और आज की तारीख में कई लोगों का ये भी मानना है कि चाइना को आज यूएस भी यूएस के समकक्ष है, उसको कोई तो उसको हमने एक डट के उनका मुकाबला किया और उसपे हम खड़े रहे। और तीसरी बात जो इसमें आएगी कि जिस तरीके से हमने भारत ने अपने को इस कोविड के टाइम पे एकजुट रखा। और हालाँकि ये महामारी काफ़ी तेज़ी से हुई है, हम वर्ल्ड में नंबर 3 हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कोविड केसेस, लेकिन फिर भी जो इसमें आपका फैटेलिटी रेट है, हमने काफ़ी कम रखा। और एक देखो, एक डेवलपिंग कंट्री है और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़, फिर भी जो हमने फर्टिलिटी रेट, जबकि ये एक नई बीमारी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना पुख्ता नहीं था, फिर भी हम एक कोविड फर्टिलिटी रेट को 1.5% से कम रख पाए। ये 3 चीज़ें हैं। तो ये 2 तो इसमें ऐसी हैं जो कुछ नेगेटिव होती हैं, लेकिन उनमें 2 पॉज़िटिव निकलते हैं कि हम अपने को डिफेंड कर पाए और ये कोविड की लड़ाई में हम अभेद्य हैं, अपने को हम खड़ा रख पा रहे हैं। तो तो बहुत ये मेरे दिमाग में आता है। जी, बहुत धन्यवाद है आपका सुधीर जी। और जैसे आपने तीनों बातों में 2 बात कहीं ना कहीं कोविड से जाकर जुड़ी जाती हैं, और भारत ने किस तरह से सामना किया उसके बारे में भी आपने उल्लेख किया। कोविड 19 एक प्रकार से हम सबको चौंका देने वाले ढंग से हमारे सामने आया, और अ, कई लेवल्स पर कोविड का प्रभाव देखा गया। जैसे मैंने अपने जीवन में पहले ऐसा महसूस किया था कि हवाई जहाज अगर कुछ घंटे देरी से जाता है तो भी लोग ऊपर नीचे हो जाते थे और वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसा तो शायद विश्व में मेरे 60 बरस के आसपास के जीवन काल में पहली बार ही हुआ हो कि देशों के बीच में
जो हवाई यात्राएं हैं वो बंद हो गई हों, और बिल्कुल। एक दो नहीं बल्कि कई देशों में जो आना जाना बंद हुआ, तो फिर घरों में रहने की बात हुई, तो बहुत सारी बातें। गोविंद जी, मैं सोच रहा हूँ कि आप अगर हमारे साथ कोविड के बारे में, उसके सामाजिक या व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव के बारे में कुछ बताएं कि क्या महसूस किया आपने जयपुर में रहते हुए, इतना सक्रिय रूप से इस महामारी को देखते हुए। अशोक जी, धन्यवाद आपको। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को आज उठाया है और मैं सुनील बिष्ट जी का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने भी सही दिशा में इस चर्चा को मोड़ा है। 2020 वैश्विक महामारी कोरोना को समर्पित रहा, कोविड-19 को समर्पित रहा और कोविड-19 ने इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व समुदाय को, अगर सही मायने में देखा जाए तो एक छोटे से वायरस ने, तो विश्व जो प्रगति की पीक पर था, अपने साइंटिफिक युग की हम बात करते थे, हमारी मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट की बात करते थे, लेकिन इस छोटे से वायरस ने मनुष्य को उसकी मनुष्यता का एहसास करा दिया। ईश्वर है, मनुष्यता का एहसास है और एक तरह से इतनी सारी चीजें सिखा दी, उससे लगा हमें कि हमें भौतिकवादी परिवेश में रहने के बावजूद किसी न किसी स्वरूप में हमने अपनी आध्यात्मिकता की तरफ भी रखना पड़ेगा। साथ में इसने हमें सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात कहूँ कि इसने प्रेजेंट में जीना सिखाया कि हम लोग फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते रहे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम आज को जिए, वर्तमान को जिए, जो हमारा भारतीय दर्शन भी हमें कहता है। साथ में इसने सबसे महत्वपूर्ण बात हमें सिखाई कि हम हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति हमारी हेल्थ है और हेल्थ में भी खासतौर पर इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रांग है तो हम सरवाइव करेंगे। जो थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात होती है, तो वो कहीं न कहीं ये बात भी साथ में जुड़ती है कि इस कोविड महामारी के दौरान अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही तो हम पॉजिटिव होने से बचे रहे और अगर पॉजिटिव भी कुछ हमारे साथी हुए तो वो जल्दी वापस ठीक से हो गए। तो अब शायद हो सकता है कि आने फ्यूचर में, भविष्य में अपने इम्यूनिटी का भी कोई पैरामीटर्स आ जाए और डिफरेंट जॉब्स की रिक्वायरमेंट के समय शायद इम्यूनिटी के जो उनके पैरामीटर्स है उसको भी महत्व देना शुरू हो। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसने ये भी सिखाई कि आप किसी न किसी स्वरूप में जो क्वालिटी टाइम है वो अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, एक दूसरे के साथ, मनुष्यता के साथ में जुड़ करके देखें, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में जिस तरह से लोग अपने घरों में कैद हुए, अपने परिवारों के साथ में रहे, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई। अपने परिवार को सोचने और समझने का लोगों को मौका मिला, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, पति को, सबको एक दूसरे की रिक्वायरमेंट और थोड़ा सा एक दूसरे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई। हालांकि ये बात भी सही है कि कई जगह वो अंडरस्टैंडिंग झगड़ों में भी बदली होगी, वो अपनी जगह बात सही हो सकती है, लेकिन अधिकांशतः मोटे तौर पर एक व्यक्ति को यह महसूस हुआ कि मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है, मेरा समाज क्या है। और सबसे अच्छी बात इसने सिखाई कि एक दूसरे को हेल्प करने की, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना भी इस दौरान प्रबल हुई। और इन सब को छोड़ करके मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपके साथ ये वो जोड़ना चाहता हूँ कि किसी न किसी स्वरूप में भारतीय संस्कृति का वर्चस्व इसने एक तरह से पुनर्जीवित किया। हम हेल्थ और हाइजीन को साथ में जोड़ते थे, स्पिरिचुअलिटी को इसके साथ में जोड़ते थे। उन सब चीजों को इसने 2020 ने हमें फिर सिखाया। हम खाना खाने से पहले हाथ धोते थे, हम घर में प्रवेश करने से पहले जूते बाहर खोलते थे, हमारा अभिवादन का तरीका नमस्ते था। ऐसी और बहुत सारी परंपराएं थी। हम सुबह-सुबह उठ के तुलसी चरणामृत लेते थे, हम सुबह वॉक पर करते थे, नियमित व्यायाम करते थे। हमारी ये सारी चीजों की तरफ इसने जोड़ने के लिए हमें मजबूर कर दिया कि हम बार-बार सैनिटाइजर का यूज़ होना शुरू हुआ, मास्क का उपयोग शुरू हुआ। इन सब चीज़ों के प्रति हमारी संस्कृति पहले से अवेयर थी, लेकिन हम लंबे परिवेश से इन सब चीज़ों को भूले हुए थे, लंबे युग से हम गो- इनको भूले हुए थे। गोविंद लेकिन जी, किसी न किसी स्वरूप में भारतीय संस्कृति के पुनर्जीवन की बात भी इसने की। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने जो एक साथ श्रृंखलाबद्ध हमारे सामने प्रकट किए हैं, उसमें से फिर लौटते हुए मैं व्यक्तिगत स्तर पर जो फिजिकल लेवल पर सुधीर जी इसका असर हुआ कि घर में ही रहना है, कुछ लोग जिम भी नहीं जा पा रहे हैं या खाने वाने का ढंग भी बदला इत्यादि। पर इससे भी अलग स्तर जो एक इमोशनल होता है, उसकी तरफ भी हम थोड़ी बात करें तो हम लोग सोशल एनिमल हैं, यानी मिलते जुलते हैं, और खास करके भारत में तो और भी ज्यादा ये है कि आप बिना किसी को बताए किसी के घर पहुंच जाओ, टपक जाओ। ऐसा पहले तो रहता था, आजकल बड़े नगरों में थोड़ा कम है, फिर भी तो इमोशनली आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग था इस लॉकडाउन के कारण घर में रहने की स्थिति को स्वीकार करना,
आपका अपना अनुभव और अपने आसपास जो कुछ आपने देखा, सुना, महसूस किया, सुधीर जी? ये चैलेंजिंग तो ज़रूर था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे जैसे मैं एक कभी घर में भी रहता हूँ, लेकिन रोज़ जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मेरी क्लास में 3 सेक्शंस हैं, तीनों में 120 स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के और बीबीए के। तो उनसे रोज़ इंटरेक्शन रहता है, मैं उनको कुछ पढ़ाता हूँ, सवाल पूछता हूँ, जवाब उसके अलावा मैं जो भी हमारी एक फैक्ट्री है जहाँ मैं निर्देशक हूँ, वहाँ जाता हूँ, वर्कर से मिलते हैं, अपने कोलीग से मिलते हैं। फिर एक दिन प्रेस क्लब का भी होता है, प्रेस क्लब में जाते हैं, अपने पत्रकार दोस्तों से मिलते हैं। तो एक ऐसी लाइफ़स्टाइल थी जिसमें मतलब इट वाज़ फुल ऑफ हसल एंड बसल। तो अचानक हसल एंड बसल से इट केम टू अ स्टैंड स्टिल। तो इनिशियली जो जैसे उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको धीरे-धीरे देश को तैयार किया, वैसे मानना पड़ेगा, क्योंकि एक झटके से नहीं हुआ है, उन्होंने धीरे-धीरे तैयार किया। पहले दिन थाली भिजवा दी, उसके बाद उन्होंने 2 दिन के लिए घर में रख दिया। तो सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग a full blooded blow on the chin, it was थोड़ा धीरे धीरे करके हमें इसका हुआ। व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं पठन पाठन में बहुत विश्वास रखता हूँ और उसमें काफी जुड़ा रहता हूँ, तो मेरा तो समय पास हो गया। लेकिन जैसे मेरा बेटा है जो कि इस साल उसने 12th किया, और उसको इस साल उसके आज उसके बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं। वेटल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस, उनका आंसर यूनिवर्सिटी का टाई अप है, वहां से वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा। तो आप ये देखिए कि पूरा का पूरा एक यंग लड़का जो 19 साल का है, और उसका पूरा सेमेस्टर हो गया कॉलेज का, और वो अपने मित्रों से नहीं मिला, अपने टीचर्स से रूबरू नहीं हुआ। तो उनको बहुत ज्यादा कुंठा होती है। और उसके अलावा गेम्स भी अलाउड नहीं है, बास्केटबॉल आप नहीं खेल सकते। तो खासकर जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था। जैसे मेरी डॉटर है, वो शी हैज बीन वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, एंड शी हैड टू डिस्चार्ज ऑल हर ड्यूटीज फ्रॉम द होम। सो बट जो जो इसमें जो थोड़े वयस्क हैं, वो इससे कोप अप कर जाते हैं। तो बच्चे हैं, उनके लिए इस चीज से कोप अप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसको जर्नली देखेंगे, ऐसे एक अध्यापक की दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, पूरा सेमेस्टर हमने पढ़ा दिया, उसमें हमने एक पूरा कोर्स करा दिया, और उस कोर्स को हमने डिजिटली करा दिया। अब आप हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके घर में हो सकता है लैपटॉप्स ना हो, बच्चे फीस ना दे पा रहे हो। तो एक बहुत लोग, although what digital has done is it has brought people together, but it has created a very deep digital divide also. अब आप इमेजिन करिए कि एक पूरा सेमेस्टर हो गया, मतलब 40 लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ, और कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं जो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए। तो हमने उनके लिए वीडियो लेक्चर्स बनाए, लेकिन जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो बच्चा नहीं पढ़ सकता। और आप इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि भारत में जो मध्यम वर्ग है, जो कि लैपटॉप अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक निम्न मध्यम वर्ग भी है और एक गरीब वर्ग भी है। तो कहीं ना कहीं एक सत्र में वो जनरेशन के बच्चे पीछे छूट गए। काफी काफी मैंने अपने आसपास देखता हूँ, जैसे मैं आप द्वारका में रहता हूँ। आपने जो बताया, तो पहली बार मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत इंटरनेट और लोग, लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। हम ये अज्यूम करके चलने लग जाते हैं, खास करके मैं अभी न्यूयॉर्क बिल्कुल। से बात कर रहा हूँ और भारत में भी आते हैं, तो आजकल सब बच्चों के पास स्मार्टफोन है और ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे लोगों की संख्या भी होगी। पर आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी एक बात है। और बहुत मैं बड़ी फिर संख्या है। जी, जी। पर फिर मैं गोविंद जी आपके साथ जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसकी तरफ आना चाहता हूँ, और इसका कारण एक ये भी है कि हमने ऐसे बहुत सारे समाचार सुने, पढ़े, जिसमें कुछ लोगों तो वहाँ तक चले गए कि डिप्रेशन के कारण उन्होंने जीवन को साथ लेकर आगे न जाने का निर्णय लिया, ऐसे लोग भी आए। पर मोटा-मोटी हर एक इंसान अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल करता है, वो मेरे ख्याल से लाइफ में ये वो सीखता रहता है। कभी टूटते हुए सीखता है, कभी जुड़ते हुए सीखता है। पर आपने क्या देखा जयपुर में, और जो ऐसी स्थिति में अभी भी, क्योंकि कोविड गया नहीं है, 2020 जाने वाला है, लेकिन कई लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं इस कारण, क्योंकि जीवन का वो वाला स्वरूप तो रहा नहीं जैसा उनके लिए पहले उपलब्ध था।
और कई लोगों की शादियां होते होते समय बीत गया। कुछ लोग अगर वो कोर्टशिप कर रहे होंगे तो कुछ अलग कारण आ गए होंगे रिश्तों के आगे ठीक ठीक बढ़ने में। तो आप अपना जो ऑब्जर्वेशन जयपुर में खास करके आपने देखा कि इमोशनली लोगों का क्या रिस्पॉन्स इस पूरे मामले में रहा है, और चूंकि आप योग सीखते सिखाते रहे हैं तो उस दृष्टि से भी कोई एक आधा संकेत दें कि क्या उचित है आपकी दृष्टि में। अशोक जी, बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है कि इस दौरान अगर इमोशनल लेवल पर देखा जाए तो भावनात्मक दृष्टि से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। एक अजीब सा एकाकीपन भी आया साथ में। कोविड के कारण अब लोगों ने एक दूसरे के साथ संपर्क अपने सीमित कर दिए, वो डिजिटल संपर्क रह गए। व्हाट्सएप पर मैसेजिंग के साथ हो गई, टेलीफोन मोबाइल पर बात हो गई, वीडियो कॉल करके बात कर ली, बजाय आसपास में एक दूसरे से रेगुलर मिलने के। आज भी हालात ये है कि किसी के पास जाते हुए डर लगता है कि कहीं वो हमें कोविड ना फैला दे, और कई बार कोई हमारे घर आ रहा है तो भी हमें एहसास होता है कि कहीं ये कोविड लेके ना आ जाए। तो इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने पहले कभी उत्पन्न नहीं होता था, लेकिन अब ये होने लगा। शादी ब्याह तो फिर एक बात है कि शादी ब्याह में पहले जयपुर में ऐसी शादियां होती थी जहाँ 5-5 हजार और 10-10 हजार लोग एकत्रित होते थे, लेकिन अब लिमिटेशंस हो गई। अब शादी ब्याह में जाने से डर लगने लगा है आम आदमी को। हर अभिभावक ये चाहता है कि वो खुद सुरक्षित रहे, उनके बच्चे सुरक्षित रहे, उनके रिलेटिव सुरक्षित रहे। तो वो बुलाने भी कम लगे हैं और लोग बुलाने के बावजूद जाने कम लगे हैं। मैंने कल एक शादी अटेंड की। खाना वहाँ कम कम से कम 200 लोगों का बना हुआ था कि 100 लोग एक तरफ के होंगे, 100 लोग दूसरी तरफ के होंगे। लेकिन अचानक हुआ कि नहीं, 100 नहीं, 50-50 दोनों तरफ से होंगे। लेकिन वास्तविकता है कि वहाँ खाना कोई भी नहीं खा रहा था। खाना पड़ा हुआ, सब तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन लोग डर रहे थे कि इस कोरोना काल में इस खाने को हम खाएं या नहीं खाएं। पता नहीं वेटर्स कैसे होंगे, खाना बनाने वाले कैसे होंगे। ये एक बात हुई। लेकिन एक और अजीब स्थिति है कि कुछ लोगों की कोविड के कारण मृत्यु हो गई, और मृत्यु का प्रोटोकॉल है कि कोविड के जो उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो कोविड का एक निर्धारित प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। तो कई जगह स्थितियां ऐसी देखने को मिली कि उसके पूरा अच्छा भरा पूरा परिवार है, लेकिन पूरा परिवार पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है, कई लोग जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनकी फैमिली के जो काम संभालने वाले, देखने वाले लोग हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो जो लोकल अथॉरिटीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या वो लोग उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो एक भरा पूरा परिवार होने के बावजूद अंतिम संस्कार के लिए उनको जो हमारे रिचुअल्स है वो करने के लिए भी लोग नहीं मिल पा रहे हैं। और फिर हम खुद जैसे कई सारे हमारे मित्रों के परिजन कहीं न कहीं इसमें कोरोना की चपेट में आ गए, तो उनके अंतिम संस्कार में एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनके पास जाएँ, उनके साथ बैठें, उनके दुःख को साझा करें। लेकिन अब उनकी इस घड़ियों में, परेशानी की इस घड़ी में उनका दुःख बाँटने के लिए जाते समय भी डर लगता है और उनको हमें बुलाते समय भी डर लगता है। तो एक डर और भय का वातावरण तो इस कोविड के कारण हुआ है। ये एक नेगेटिव पहलू है, एक ऋणात्मक पहलू इसका रहा। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी था कि हमने लॉकडाउन के दौरान ये देखा कि जिस तरह से अचानक लॉकडाउन घोषित हुआ, और उस लॉकडाउन का इम्पैक्ट ये भी था कि हजारों लोगों को सड़कों पर दौड़ते हुए हमने देखा, सड़कों को भूखे और घूमते हुए देखा उनको। कई-कई 100 किलोमीटर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर तक पैदल चलते हुए उनको देखा, और चलने के बावजूद वहाँ देखा कि उनके लिए भूख-प्यास से पीड़ित लोग थे। उनके भूख-प्यास को मिटाते समय जब कुछ बिस्किट्स बाँट रहे हैं या खाना बाँट रहे हैं, तो उसमें कई-कई ऐसी स्थितियाँ देखी कि लोग टूट के पड़ रहे हैं। अच्छे खासे लोग, जो अच्छे बैकग्राउंड के लोग रहे होंगे, लेकिन अब आज जब उनके पास सारे होटल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद है, वो कई 100 किलोमीटर की यात्राएँ करके चल रहे हैं पैदल, उनको खाना खिलाने के लिए। ऐसे में कई जगह बहुत अजीब-सी स्थितियाँ देखने को मिली। कुछ भावनात्मक भावुक लोग आगे आए, कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने ली, उन लोगों को खाने की व्यवस्था की, और वहाँ पर एक आत्मिक सुख भी मिलता है खाना खिलाने वाले को, लेकिन जो खाना खाने वाले लोगों की स्थितियाँ देखते हुए बड़ी दुखद रही। इस खास तौर पर मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षी और इन सब के लिए व्यवस्था थी। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरे बच्चे इस दौरान जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको फूड खाना खिलाने लगे, और खाना खिलाने की स्थिति है कि अब डेली 60-70 स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना अब तक खिला रहे हैं, क्योंकि उनको लगना उससे प्रेम हो गया एक तरह से। लॉकडाउन के दौरान ये मानते थे कि उनको कोई खिला-पिला नहीं रहा, और उनके लिए पानी की कई जगह व्यवस्थाएँ की, उनके पानी भर के, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही, जिससे एक हम मानवता की तरफ जुड़े। और मानवता के साथ-साथ जो अगर महत्वपूर्ण बात हम ये रखें कि हेल्पिंग, एक दूसरे को सहायता करने की प्रवृत्तियां भी किसी न किसी रूप में बढ़ी है, डर और खौफ के बावजूद।
एक भावनात्मक रूप से रिश्ते भी तो कुछ हद तक मजबूत हुए हैं, डर और खौफ के बावजूद। ये बात सही है कि भौतिक तौर पर किसी के पास नहीं जा पा रहे, लेकिन इमोशंस हमारे और ज्यादा जगह हैं, और ज्यादा इसके साथ में मजबूत हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, और ये सारे प्रसंग समय के साथ भागते हुए हम भूल जाते हैं कि कहाँ किसने कितनी विवशता का सामना किया और कहाँ किसने कुछ मदद की। तो आपने सही कहा, एक आत्मिक संतोष होता है। और सुधीर जी, कहीं ना कहीं मनुष्य होने का एक महत्वपूर्ण संकेत या परिचय ये है कि हम किसी के लिए कुछ काम आ सके, वो हमें सचमुच संतोष देता है। उस तरह का दृश्य नई दिल्ली में आपने अपने पास आसपास भी देखा होगा या नहीं देखा, या ऐसा लगा कि लोग सरकार के प्रति शिकायत लेके अधिक बैठे हैं कि भाई अमुक कार्य अमुक रूप से क्यों नहीं हुआ, या वो अपना उत्तरदायित्व समझकर आगे आ रहे हैं? क्या आपने देखा? और इसके साथ एक एंगल और मैं आपके लिए जोड़ता हूँ, फिर गोविंद जी से भी उस बारे में जानना चाहूंगा। ये भावनात्मक ढंग से होते हुए जो आध्यात्मिक बोध वाला जो एक भाव है, वो भी जाग जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीवन स्थायी नहीं है। जैसे हम मानकर चलते हैं हमेशा कि हम सब हमेशा बने रहने वाले हैं, जो कई लोगों को अपने बीच से इस बरस में विशेष करके अचानक अप्रत्याशित रूप से जाते देखा है। तो जैसे प्रारंभ में गोविंद जी और आप भी कह रहे थे, हम जीवन को नए ढंग से देखने समझने के लिए बाध्य हुए हैं। तो नई दिल्ली में रहते हुए आपका जो ऑब्जर्वेशन, आपका जो विचार इसके बारे में, सुधीर जी। मैंने इसको ऐसा समझा और मैंने ऐसा इसको लोगों से भी सुना और मैंने खुद भी इसको अपने मन में सोच के जाना। ये जो कोविड कोरोना वायरस है, मैं इसको ना एक ग्रेट लेवलर कहना चाहता हूँ। जैसे 1960s में जब सबसे पहले अमेरिका में और 50s में जीन्स पहनने का एक प्रचार हुआ था। सो जीन्स वाज सेड टू बी अ ग्रेट लेवलर। फ्रॉम द कॉबॉय टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वाज वेयरिंग ए जीन्स, है ना? सो एवरीबॉडी कैन वेयर जीन्स, यू नो। कोविड कोरोना वायरस के केस में हमने ये देखा कि कैसे एक वायरल इन्फेक्शन है। सो नॉर्मली अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, अभी तक हमने जितने भी देखे थे बैक्टीरियल या वायरल कोई भी इन्फेक्शन थे, अगर आपके पास ट्रीटमेंट का साधन है तो, और आपके पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, सो यू कुड बाय आउट योर लाइफ, सो टू से, यू नो, यू कुड एडमिट योरसेल्फ टू अ हॉस्पिटल। ज्यादातर ये देखा गया कि जो गरीब आदमी है, जो कि अभी तक डिप्राइव्ड था, और वो डिप्राइव्ड था तो उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से इम्यूनिटी बहुत ज्यादा थी। और जो दूसरी तरफ जो लोग संपन्न थे, अपने को एबल बॉडीड मान रहे थे, जिम टोन बॉडी थी, लेकिन इम्यूनिटी कम थी क्योंकि फ्लू शॉट्स ले रहे थे। जुकाम में हुआ तो पहले दिन ही आपने कोई दवाई ले ली, एंटी एलर्जिक दवाई ले ली। तो जिनमें जो ज्यादा संपन्न वर्ग था और जिनको ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज थी, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी। तो ये इसको जो मैंने इसको फिलोसॉफिकल तौर पे जो मैंने ये देखा कि यू नो, जिसे एक इंग्लिश में मुझे पोएम याद आ गई कि डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स, डेथ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ए बेगर एंड ए किंग। सो ये जो कोविड की बीमारी थी, ये बहुत बड़ा लेवलर थी। मैन ऑफ द ईयर 2020 आप किसे मानेंगे गोविंद जी? मेरा मानना है कि मैं डॉक्टर्स को मानूंगा कि इन चुनौतियों का डॉक्टर्स ने जिस तरह से सामना किया, डॉक्टर समुदाय, चिकित्सक, मेरी डॉटर भी डॉक्टर है, मैं देखता हूँ कि हर आदमी जब डरा हुआ है लेकिन डर के सीधे डॉक्टर के पास भागता है, और वो डॉक्टर उसके हर हाल में अपने जीवन को संकट में डालते हुए, जब हमें किसी को पता नहीं था कि कोविड से क्या होगा, लेकिन फिर भी हम हॉस्पिटल्स में जाते थे, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी जो मेडिकल में लगे हुए लोग हैं, दिन रात काम किए। मेरा मानना है कि मैं अगर मैन ऑफ द ईयर 2020 मैं डॉक्टर समुदाय को देना चाहूंगा। सुधीर जी, यही सवाल आपके लिए। बिल्कुल उन्होंने सही बोला जो गोविंद साहब ने कहा। डॉक्टर्स और इनफैक्ट मेडिकल फ्रेटर्निटी से जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिक्स हैं, चाहे हेल्थ वर्कर्स हैं, सबके सब हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द ईयर 2020 अभी आना बाकी है। एनीबडी हु विल ब्रिंग successful vaccine against coronavirus which is economically viable
and which can be refrigerated at room temperature, or let us say -2 degrees or -3 degrees. क्योंकि अभी भी जितने वैक्सीन आ रहे हैं, तो जो कंपनी वो लेके आएगी और जो साइंटिस्ट वो ब्रेक थ्रू करेगा, और मैं उसी को मैन ऑफ द मैच कहूंगा। और डॉक्टर कम्युनिटी हैज डन अ ग्रेट जॉब, उसमें हैट्स ऑफ टू देम। तो मैन ऑफ द मैच विल बी दैट साइंटिस्ट और दैट कंपनी which will bring a vaccine which can be stored at, let us say, -2 or -3 degrees centigrade, and which has a efficacy rate of 95%। 95% से नीचे नहीं होगा, तो उसको मैं मैन ऑफ द मैच कहूंगा। उसके अलावा हम बिल एंड मेलिंडा गेट्स की बात करते हैं, बड़े महान दंपति हैं, एंड दे हैव डन लॉट ऑफ चैरिटी। इंडिया का मैन ऑफ द मैच मैं अजीम प्रेम जी को मानूंगा, और ये बात किसी से उन्होंने डिस्कस नहीं की, बताई नहीं। उन्होंने इस साल 9,788 करोड़ रुपया दान में दिया है। 9,788 करोड़ रुपया, 9 करोड़ नहीं, 97 करोड़ नहीं, 978 करोड़ नहीं, 9,788 करोड़ रुपया दान में दिया है। और कोरोना वायरस के दौरान उन्होंने 22 करोड़ रुपया रोज दान में दिया। तो हम उस आदमी को मैं सलाम करता हूं जिसने ये अपने जीवन काल में ही अपने 34% नेटवर्थ, अपनी वैल्यू को दान कर देगा, ये जिस आदमी ने डिसाइड कर रखा है। मैं ऐसे आदमी को, और उनकी तरह काफी लोग होंगे, 22 करोड़ रुपया रोज दान में देना बहुत आसान बात नहीं है। तो मैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हूं, उनकी फिलैंथ्रोपी से, रतन टाटा जी की फिलैंथ्रोपी से के बाद से भी ज्यादा मैं अजीम प्रेम जी की फिलैंथ्रोपी से प्रभावित हूं। इसी तरीके से शिव नाडर ने, जो हमारे हिंदुस्तान HCL के जो मालिक हैं, उन्होंने भी लगभग 3,000 करोड़ रुपए, और इन्होंने कभी बखान नहीं किया इन लोगों ने। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। मैं इस समय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक रिसर्च पेपर तैयार कर रहा था, तो मैंने ये फिगर्स मेरे को मिली। और सभी मैन ऑफ द ईयर हैं, और स्पेशल तौर पे वो जो वैक्सीन लेके आएगा, जिसके मैंने पैरामीटर्स आपको बताए। तो ये मेरे हिसाब से। जी बहुत धन्यवाद है आपका सुधीर जी। और एक्चुअली मैन ऑफ द मैच करें, मैन ऑफ द ईयर करें, वो तो मुख्य रूप से ये है कि हम किसको फोकस वे में अप्रिशिएट कर सकते हैं या करना चाहते हैं। पर आप दोनों से पूरी तरह सहमत होते हुए कि सारे चिकित्सक जो हैं वो वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। और जैसे आपने कहा फिलैंथ्रोपी की दृष्टि से अजीम प्रेम जी और शिव जी और अन्य जो भी हैं, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ इस काल में जिसने अपने उत्साह, अपने संबल को बनाए रखा है और किसी के प्रति उन्होंने कुछ ऐसे वचन कहे जिनसे औरों को कुछ अंदरूनी ताकत मिली, और मैं उन सबको भी नमन करना चाहूंगा। और मुझे लगता है जो जो हम सब किसी न किसी रूप में विजेता के रूप में हैं 2020 में, हमारे साथ कुछ ऐसी यादें हैं जिनसे हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं जिन्होंने हमको विवश किया है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर भी हम उस सब का सामना करते हुए अपने अंदर एक समन्वय का भाव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रार्थनाओं के साथ साथ ये जो मुश्किल का समय हमने साथ साथ बिताया होता है, उसको लेकर हमारे अंदर एक तरह की एकात्मकता आती है, एक जैसे टीम स्पिरिट आती है। तो ये बरस आया तो सिखाने के लिए था कि एक ह्यूमन स्पिरिट है, हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा कि सुधीर जी और गोविंद जी ने भी कहा। पर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे लगता है कि हम सीख कर भी कुछ ठीक से सीखते नहीं है। लेकिन यह सीखने का क्रम है, अनवरत है, चलता रहेगा। पर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपने समय निकाला बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सुधीर विश आपका, डॉक्टर गोविंद पारिक जी आपका भी, और बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ साथ हमारे सभी दर्शकों के लिए। क्योंकि एक दूसरे के साथ होना जीवन के सौंदर्य को प्रकट करता है। और वो साथ कभी कभी हम चाय पीते हुए हो सकते हैं, कभी कभी बातचीत कहते सुनते हुए भी हो सकते हैं। और एक सार्थक चर्चा के लिए उससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है, हमारी दृष्टि स्पष्ट भी होती है, और हमें प्रेरणा भी मिलती है। ऐसे वचन इन दोनों के साथ आप तक पहुंचाने का मैं माध्यम बना। अपना सौभाग्य मानते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अशोक व्यास।